सबसे पहले मैं जल्दी से 2 मिनट लाके फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हम लोग हर टीम की वो एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 6 सेगमेंट्स रखेंगे हर एक टीम के लिए। सबसे पहले तो कमिंग इनटू दिस आईपीएल 2025 आईपीएल शुरू होते होते टीम का क्या नैरेटिव था। और नैरेटिव से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों का परसेप्शन क्या था, बट ऑक्शन कैसा गया, रिटेंशंस कैसे थे, टीम जो बनी थी ऑन पेपर कैसी लग रही थी देखने में, क्या क्या चेंजेस हुए थे मैनेजमेंट के टाइम पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल केकेआर से काफ़ी लोग चले गए थे, आरसीबी में इस बार थोड़ा सा लो की एक लेवल का परसेप्शन था। तो ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वाले फैक्टर में, जिससे कि हम लोग को आईपीएल के शुरू होते तक क्या स्टेज और प्लेटफॉर्म सेट था टीम का, एक्सपेक्टेशंस क्या थी बेसिकली उस टीम से, वो पता चल जाएगा आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि कोई टीम अगर बॉटम में फिनिश कर रही है तो वो नेसेसरीली बहुत ज़्यादा खराब करे। क्या उनके पास वो रिसोर्सेज थे भी कि वो ऊपर जा पाते टू बिगिन विद। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट का जजमेंट होगा। नॉट एवरीबडी स्टार्ट्स एट द सेम लेवल। तो वो भी, इसको भी हम और एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे हम लोग चलते रहेंगे टीम्स पे। सेकेंडली क्या रिजल्ट्स रहे, तो ये एक जल्दी से ओवर कैप हमें मिल जाएगा। घर पे कितने मैचेस जीते, बाहर कितने जीते, कब कब हारे हैं, तो थोड़ा एक वीकनेस का हमें पता चलेगा कि घर पे फोर्ट्रेस था कि नहीं था, अवे रिकॉर्ड कैसा था। फिर थर्ड जो हमारा सेगमेंट होगा वो हमारा इन जनरल जो थ्रू आउट द सीजन ऑन एन एवरेज बेसिस जो प्लेइंग 11 थी हर एक टीम की। ऑफ कोर्स चेंजेस होते रहेंगे तो सब्स्टिट्यूट्स को ही मेंशन करेंगे, बट क्या प्लेइंग 11 रही और उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या इंटेंशन थी हर एक टीम की। उससे हमें पता चलेगा कि ये आईपीएल हर एक टीम ने किस नजरिए से खेला है। हाँ। तो क्या वो नजरिया सही था या नहीं या क्लियरली कुछ लैक कर रहा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, ये हमें पता चलेगा। देन ऑफ कोर्स हम लोग जो हमारा चौथा पांचवा पॉइंट होगा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, जो कि परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। क्या क्या अच्छी चीजें हमने गेन करी इस सीजन से फॉर एवरी टीम, और क्या क्या हम लोग को लग रहा था कि कोई अच्छा होगा शायद वो बुरा होता हुआ दिखा। और लास्टली जो सबसे आई थिंक एक्साइटिंग होगा सब लोगों के लिए, 2026 के लिए कौन से प्लेयर्स रिलीज होते हुए दिख सकते हैं हमें। एंड ऑफ कोर्स ये आज वाला पॉडकास्ट हम लोग टॉप टीम्स की बातें कर रहे हैं, तो जो टॉप टीम्स हैं वो ज्यादा प्लेयर्स रिलीज करना क्यों ही चाहिए। बट नेक्स्ट वाले में तो मतलब मैंने मेड श्योर कि मैं कम से कम 3 4 5 नाम हर टीम के लिए रखूंगी। ओके, यहाँ पर भी करेंगे बिकॉज नेसेसरली जरूरी नहीं कि आपको हर एक प्लेयर रिलीज करना है। एंड यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे जो हमारी मेन प्लेइंग 12 प्लेइंग 14 के आसपास के जो प्लेयर्स हैं वो। फ्रेंच प्लेयर्स को तो ऑफ कोर्स आप इनएविटेबली छोड़ोगे, बट वो प्लेइंग 11 पे आपकी स्ट्रैटेजी पे बहुत बड़ा डेंट नहीं मारने वाले। कौन से वो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो कि रिलीज होने चाहिए, विच आई थिंक एवरीबडी केयर्स फॉर एज वेल, उन नामों की बातें करेंगे। एंड साथ ही साथ अभी मिनी ऑक्शन होगा, तो उन प्लेयर्स को रिलीज करके आप किस प्रोफाइल के प्लेयर्स लेना चाहते हो। वंस अगेन वी डोंट नो राइट नाउ कि कौन से प्लेयर्स और कौन से नाम आने वाले हैं मिनी ऑक्शन में। ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट कि हर एक टीम कौन से प्लेयर्स अल्टीमेटली रिलीज करके वो पूल क्रिएट करती है। मतलब बेसिकली इस पूरे सेगमेंट में आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्लेयर्स तो ऑब्वियसली कौन कौन छोड़ के जा सकते हैं, इनको निकाला जा सकता है, एंड हम लोग किस प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं टू मतलब बेसिकली उस टीम को और बेटर करने के लिए इन द नेक्स्ट सीजन। जो नेगेटिव्स निकल के आए उसको फिक्स कैसे करा जाए, अगले ऑक्शन में क्या और हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए, तो उसका भी काफी अच्छा पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो ये 6 सेगमेंट्स होंगे हमारे, वो रिपीट कर देता हूँ दोबारा। नैरेटिव, रिजल्ट्स, प्लेइंग 11 स्ट्रैटेजी, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और 2026 के लिए जो ऑक्शन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी। तो ये हमारा फॉर्मेट होने वाला है हर टीम का। एंड आई थिंक यहाँ से हम लोग शुरू कर देते हैं पहली टीम के साथ जो चैंपियंस रही हैं इस साल की। आफ्टर 18 years ऑफ हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड ट्रोलिंग, आरसीबी ने फाइनली सबको चुप करते हुए ट्रॉफी तो जीती है। एंड भाई सेलिब्रेशन करना तो वो हो गया काफी, हाँ भाई काफी ज्यादा डिप्रेसिंग हो गया। मतलब क्लियरली वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनने काफी गंदी प्रिपरेशन करी थी, जिसके चलते काफी लोगों की मतलब पता नहीं ऐसा कुछ निकलने में आ रहा है कि सुबह तक कोई प्लान नहीं था। मैंने तो ऐसा भी इंटीमेशन दिया ही नहीं गया था कि विक्ट्री परेड होने वाली है, और पुलिस ने मना कर दिया था। हाँ भाई मैंने ये सुना है कि पुलिस ने मना कर दिया था। उसके बाद बीसीसीआई ने कहा ये तो फ्रेंचाइज है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। एंड फ्रेंचाइज ने कहा हम थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो करेंगे ही करेंगे। बट 2-3 लाख लोग आ गए शायद। हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब नेचुरल था, आने ही थे भाई। आई थिंक किसने ऐसा सोचा था कि नहीं आएंगे, बहुत क्लियर था जिस तरीके से वो लोग जीते भी थे। बट ऑब्वियसली व्हाट हैपेंड वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। वही वी वोंट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली हमने इतना फॉलो भी नहीं करा इसको डिटेल में कि बिहाइंड द सीन स्टोरीज क्या थी। इफ एनीबॉडी नोज प्लीज एनलाइटन अस इन द कमेंट सेक्शन। बट ठीक है, अगर हम लोग बात करें सीजन के परफॉर्मेंस की, कमिंग टू सम ब्राइटर थिंग्स, जो नैरेटिव था आरसीबी का इस साल आते हुए इस आईपीएल में बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बिकॉज अनलाइक ऑल दोज 17 years, 18वें साल में फाइनली आके आरसीबी ने एक परसेप्शन क्रिएट करा थ्रू देयर ऑक्शन परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स कि हम एक लो की टीम रखना चाहते हैं। लो की वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम लोग को सुपरस्टार्स नहीं चाहिए, हम लोग को ऑन फील्ड परफॉर्मर्स चाहिए। उसके चलते हुए कई सारे कंट्रोवर्शियल परचेजेस इन लोगों ने करी थी, काफी सारे कंट्रोवर्शियल नेम्स को जाने दिया था। हाँ, मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि ऑक्शन के बाद ऑलमोस्ट एवरीवन वाज थिंकिंग कि क्या टीम लोगों ने लाके खड़ी करी है। मैं तो फॉर श्योर सोच रहा था कि भाई आप जैसे चहल का उस टाइम पे आया था, केएल राहुल का था, ऋषभ पंत थे उस टाइम, पंत ने चलो उतना अच्छा एज भी नहीं करे, बट देयर आर अ लॉट ऑफ बिग नेम्स बेसिकली। स्टार्क थे, बोल्ट थे अवेलेबल 10-12 करोड़ में। मतलब ऑन पेपर आल्सो इफ यू लुक एट इट तो यस अल्टीमेटली इस सीजन में आके सबने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, बट ये प्लेइंग 11 देख के सबको ऐसा नहीं लगा था अच्छा हाँ यार ये टीम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लग रही है। क्लियरली नॉट अमंग्स द बेस्ट प्लेइंग 11s ऑन पेपर। हाँ, इस आईपीएल की ऑन पेपर तो नहीं थी, बट वही उसके बाद उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो हो गया, जो कि यूजुअली होता है विनर्स के साथ। हाँ, तो आई थिंक ये पूरा बहुत लो की नैरेटिव था। इन लोगों ने पूरी वो सीजन डॉक्यूमेंट्री भी निकाली थी एंड हैट्स ऑफ टू दिनेश कार्तिक, उनके आते ही ये पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हुई। अभी कुछ टाइम पहले मेरी फीड में रील्स भी आ रही थी उसकी, तो उनने प्रॉपर वो डिस्कस करा था कि हेजलवुड क्यों उनकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। फिल सॉल्ट के लिए मैं देखा था, फिल सॉल्ट के लिए तो हेजलवुड के लिए तो उस टाइम पे ही कह रहे थे कि हमारे लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि वो पेस कितनी लेके आ रहा है, इट इज अबाउट द बाउंस दैट ही जनरेट्स। कितना इंपॉर्टेंट रहा। हाँ, और वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है पूरे सीजन में। तो आई थिंक पूरा एकदम कैलकुलेटेड इनके मूव्स थे। कोई भी आईपीएल टीम जीतती है तो कभी फ्लूक में नहीं जीतती, हमेशा बहुत ज्यादा रिसर्च गई होती है इसके पीछे, एंड मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपर इनके मॉक ऑक्शंस भी होते हैं बिहाइंड द सीन्स, जिसके चलते ये लोग डिसाइड करते हैं कि अच्छा किस प्लेयर कौन सी प्राइस पे हो सकता है, प्लस कितना रियलिस्टिक हमारी जो एस्पिरेशंस हैं कि हमें ये प्लेयर चाहिए, कितना लाइकली है कि हम लोग उन प्लेयर्स को लेके आ सकते हैं। तो हैट्स ऑफ टू देम, ऑल ऑफ देम, जो भी उस टाइम पे ऑक्शन में अवेलेबल थे एंड जिसके चलते पूरी टीम खड़ी हुई। आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ ये भी थी कि ये जो पूरा लो की नैरेटिव था, इट ऑल्सो शोड इन द चॉइस ऑफ देयर कैप्टेंसी। बिल्कुल, पूरे टाइम सबको लग रहा था कि विराट कोहली इज गोइंग टू बी द वन जिनको कप्तानी मिलेगी। काफ़ी सारे ऐसे रूमर्स थे कि विराट कोहली खुद भी चाहते कप्तानी लेना, बट एंड आते आते तक ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि विराट कोहली पहली बात तो खुद नहीं चाहते लेना, सेकेंडली लास्ट सीजन के बाद ही रजत पाटीदार को कम्युनिकेट करा गया था कि हो सकता है कि आपको कप्तानी मिलेगी तो आप रेडी रहना। तो रजत पाटीदार ने खुद कहा कि मुझे एक बार डोमेस्टिक में जाके स्मैट में कप्तानी करने दो। देयर ही डिड वेल। उसके बाद वो आईपीएल में आते हैं, परफॉर्म्स चलो करेंगे, हाँ करेंगे कि कितना ज़्यादा अच्छी उनकी बैटिंग रही एक्चुअली, बट एज अ कैप्टन ही परफॉर्म्स एक्सेप्शनली वेल। करेक्ट। और मुझे लगता है कि बहुत ही मैच्योर्ड डिसीजन था विराट कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हाँ, कि टीम को ऊपर रखा, क्योंकि अगर वो कहते कप्तानी चाहिए तो कौन ही मना कर सकता था, फॉर श्योर या। बट उन्होंने टीम का फ्यूचर देखते हुए चीज़ करी, जिस तरीके से उन्होंने एम्ब्रेस करा है रजत पाटीदार को, एंड ही मेड श्योर कि फैंस भी एम्ब्रेस करें, वो मुझे काफी एक हेल्दी ट्रांजिशन लगा देखने में, एंड इट पेड ऑफ एज वी ऑल नो नाउ। एक और जो नैरेटिव निकल के आया था, मुझे याद है ऑक्शन के बाद, जो कि मैं भी बहुत इसके ऊपर वो था, हेलबेंट था, कि इंग्लिश प्लेयर्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी ये लोग कर रहे हैं। हाँ, फिल सॉल्ट खेलने थे, लिविंगस्टन खेलने थे, जो कि इनकी इनिशियल प्लेइंग 11 थी भी, जेकब बेथेल भी चलो बेथेल का भी चल रहा था उस टाइम पे, खिलाएंगे और चले तो गए अल्टीमेटली, वो बीच चले गए बिल्कुल। तो वो लगा था कि अगर आप 4 में से 3 इंग्लिश प्लेयर्स रखने वाले हो, ये हमेशा जो है एंड मोमेंट पे चाकू घोपते हैं आपको। हैरी ब्रूक ने भी सेम चीज़ करी थी, उसके ऊपर हमने पहले बात कर रखी। जो लोग कहेंगे कंट्री बिफोर ये वो, हाँ वो हम समझते हैं, उसके पीछे एक और डीपर पर्सपेक्टिव है, आपसे वो देखना। बट वो चीज़ इन लोगों ने बड़े अच्छी तरीके से नेगेट भी करी है, बिकॉज दे मेड श्योर कि अच्छा फिल सॉल्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इवेंचुअली दे ओनली इन्वेस्टेड इन फिल सॉल्ट एज एन इंग्लिश प्लेयर आउट ऑफ द 4 फॉरनर्स। फिर रोमारो शेफर्ड को आप लेके आए, हेजलवुड को लेके आए, टिम डेविड पे आपने इन्वेस्टमेंट दिखाया वहाँ पर, तो अल्टीमेटली इंग्लिश डिपेंडेंसी आपने काफ़ी मिनिमाइज कर दी, कम कर दी। मतलब वही लिविंगस्टन चल गए होते अगर, क्योंकि इनिशियली तो प्लान्स में लग रहे थे, अगर चल गए होते तो शायद पूरा सीजन ही खेल रहे होते, एकदम एंड मोमेंट पे वापस उनको ना आना पड़ता। रिगार्डलेस आई फील दिस कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम करा इन कम्युनिकेटिंग टू द प्लेयर्स कि आप आ रहे हो तो आप पूरे टाइम के लिए रहोगे। मतलब दे मेड श्योर कि फिल सॉल्ट भाई वो बंदा फाइनल के दिन सुबह 3 बजे लैंड कर रहा है, तो येस उनकी खुद की विलिंगनेस भी होगी कि हमें आरसीबी के लिए कब जीतना है, इस बार कुछ ना कुछ अटैचमेंट होगा ही होगा। प्लस जो मैनेजमेंट ने भी काम करा है इस पूरी चीज़ को एकदम स्मूथ ट्रांजिशन बनाने के लिए, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने चूज करे प्लेयर्स एंड दे मेड श्योर कि लोग रहेंगे। दिनेश कार्तिक का भी आने से फर्क तो पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। अगर हम लोग सेकंड सेगमेंट की बातें करें, ये तो हमारा नैरेटिव था सेटिंग अप द स्टेज फॉर आरसीबी कमिंग इनटू दिस आईपीएल। अल्टीमेटली रिजल्ट्स क्या रहे? टेबल पे इन लोग सेकंड फिनिश करे थे, जबकि पॉइंट सेम थे, सिर्फ नेट ऑन नेट का फर्क था, एंड आई थिंक इट इज सेफ टू से दैट थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन लोगों ने डोमिनेट करा है। हाँ, एक बहुत ही पेक्यूलियर चीज जो इनके रिकॉर्ड से निकल के आएगी, पहली बात तो 9 मैचेस जीते थे, 4 हारे थे, और एक बारिश की वजह से इफेक्ट हुआ था गेम। बाद में दो जीत गए, प्लेऑफ्स के मैच भी जीते, अल्टीमेटली 11 मैचेस ये लोग जीते हैं। घर पे ये लोग 6 में से सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं।
एक वो बारिश हो गई थी केकेआर के अगेंस्ट, बट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नैरेटिव है बिकॉज अवे ये लोग 9 के 9 मैच जीते, ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है आईपीएल के। एक SRH RCB वाला मैच जो हारे थे जो कि एकाना में हुआ था, वो मैं अवे गेम काउंट करूंगा नहीं कायदे से, क्योंकि वो एक्चुअली में घर में होना था। बट वही है ना कि मैं 6 गेम इसीलिए घर पे बोल रहा हूँ बिकॉज वो 7वां गेम घर पे हुआ नहीं, तो मैं हर टीम के लिए ऐसी ही बात करूंगा। तो 6 में से 2 गेम जीतना घर पे, बट अवे आप जो आपके ऑन पेपर होने थे अवे मैचेस, आप 9 के 9 जीते हो। दिस इज समथिंग अनहर्ड ऑफ। आई थिंक हाँ, अवे वाला रिकॉर्ड तो फॉर श्योर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, बट कहीं ना कहीं शायद सारे आरसीबी फैंस इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि हमारे लिए घर पे जीतना शायद ज़्यादा मुश्किल था। चिन्नास्वामी हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेवयार्ड फॉर आरसीबी, इट हैज़ नेवर बीन लाइक कि बहुत ज़्यादा मतलब एडवांटेज मिलता है उनको खेलने में। प्लस इस पूरे सीजन हमने देखा कि इफ़ पीपल हैव फॉलोड द इंस्टाग्राम हैंडल ऑफ आरसीबी, तो जब भी मैचेस ओवर होते हैं, चिन्नास्वामी पे जब भी मैचेस हो रहे थे, तो उस टाइम पे विराट कोहली ने पोस्ट मैच में आके कहा था आवर फर्स्ट जॉब इज टू विन द टॉस, होपफुली विन द टॉस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये चिन्नास्वामी में ये चीज़ थी एक टाइम तक, ये जब स्टार्टिंग में मैचेस हार भी रहे थे वहाँ पे, तो इसलिए था क्योंकि टॉस हार जा रहे थे, चेस करने को कभी मिल ही नहीं रहा था इन लोगों को। बेसिकली ये हो रहा था कि चिन्नास्वामी में जो भी टीम जीत रही है टॉस, वो चेस कर रही है, मोस्टली वे पुल ऑफ कर रहे हैं until CSK एंड RR came एंड उन्होंने गुड ओवर करके दिखाया वहाँ पे, विच आई थिंक वर द ओनली 2 wins जो कि आरसीबी जीती है बॉटम 2 टीम के अगेंस्ट घर पे। बट वही है ना, दे कॉम्पनसेटेड इट विद अ हिस्टोरिक अवे रिकॉर्ड। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो पोज करता है गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट सीजंस ऑल्सो, इफ दे कैन फिक्स देयर होम एडवांटेज। अवे रिकॉर्ड में दे हैव शोन। अच्छा ये भी एक बात है कि अगर आप घर पे टॉस हार रहे थे तो आप बहुत बार बाहर टॉस जीते भी हो। हाँ, तो क्योंकि आरसीबी पहले बैटिंग करते वक्त स्ट्रगल थोड़ी कर रही थी, चेस में दे हैव बीन रियली गुड थ्रू आउट द सीजन। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि अगर आरसीबी थ्रू आउट दिस सीजन अगर घर पे भी टॉस जीत रही होती, शायद घर पे भी डोमिनेट कर रहे होते हैं, कोई बड़ी बात हाँ, नहीं है। टॉस जीत रहे होते तो फॉर श्योर हो सकता है कर रहे होते हैं। तो लक का वो फैक्टर कहीं ना कहीं आप कहोगे थोड़ा सा इनको हैम्पर करा घर पे, बट अगर ये थोड़ा सा लक फैक्टर को हटा कर घर पे एक वो साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रेक कर देना नेक्स्ट ईयर के लिए, इट विल बी सच अ बिग बूस्ट। बिकॉज मैंने हमेशा देखा है, एक्सपर्ट्स बोलते आ रहे हैं, बचपन से देख रहा हूँ कि आईपीएल में अगर आपको क्वालिफाई करना है, मान लो 16 पॉइंट यूजुअली चाहिए होते हैं, इस साल भी 16 पॉइंट में क्वालिफाई कर ही गए, आप 5 मैच 8 में से 7 में से घर पे जीत जाओ, बाकी आप 7 में से 3 मैच अभी जीतो, सिर्फ लेस देन 50%। बट घर पे यू मेक श्योर दैट यू हिट द नेल ऑन द कॉफिन। तो वो कहीं ना कहीं अगर आरसीबी करना सीख जाए, वो फोर्ट्रेस वाला सीन नहीं था इससे। डू यू फील कि ये साइकोलॉजिकल चीज़ है? कुछ तो साइकोलॉजिकल भी है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन द फैंस, द प्लेयर्स ऑल्सो फील अ बिट हार्ड डन बाय चिन्नास्वामी। कहीं ना कहीं वो होता है। ऑल्दो मुझे लगता है जितना सपोर्ट और जितना सपोर्ट हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर आरसीबी। आई थिंक प्रॉब्लम वही है कि वो ग्राउंड जिस टाइप का है वो कभी सूट नहीं करता टीम को। इट्स टू फेवरेबल टू द टीम चेजिंग, तो काफी हद तक वो लक पे डिपेंड कर जाता है कहीं ना कहीं। एंड मे बी द डायनामिक्स विल चेंज। अभी इम्पैक्ट प्लेयर को भी किस तरीके से अगले साल लोग यूज करते हैं, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट ये कहीं ना कहीं अगर लोग फिक्स कर लें तो बहुत ज्यादा इनकी बेनिफिट हो जाएगा अगले साल के लिए। प्लेइंग 11 स्ट्रैटेजी की बातें करते हैं इनकी। जो यूजुअल प्लेइंग 11 थी, एक एवरेज निकालते हैं, कोहली सॉल्ट ओपन कर रहे थे, पटिकल नंबर 3 पे इम्पैक्ट प्लेयर आ रहे थे, पटीदार, कृणाल, जितेश और टिम डेविड, ये हमारे मिडिल ऑर्डर फिनिशर्स थे। रोमारू शेफर्ड को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा इंस्टेड ऑफ लिविंगस्टन, बिकॉज मुझे लगता है ज्यादा वही खेले अल्टीमेटली। ज्यादा भी क्या मतलब, जो इंपॉर्टेंट चंक था उसमें रोमारू शेफर्ड हैज बीन अ कांस्टेंट। तो नंबर 8 तक आपको बैटिंग दिख रही थी। वंस अगेन अ मेजर फिक्स बाय आरसीबी दिस सीजन। लास्ट ईयर इन्होंने स्टार्ट ऐसे नहीं करा था, एंड मिडवे थ्रू दे रियलाइज्ड कि मॉडर्न T20s में नंबर 8 तक बैटिंग आपको चाहिए ही चाहिए। और 1 साल के अंदर को रिजल्ट दिखा है। तब उन्होंने स्वप्निल सिंह को इंक्लूड करा था, व्हिच वाज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, नॉट एग्जैक्टली अ बैटिंग। हाँ, तभी मुझे लगता है कि इन लोगों ने उस चीज को और बेटर करा इस बार, एंड मतलब प्रॉपर इंश्योर करा कि हम लोग 8 बैटर्स लेके जाएंगे हर मैच में। बॉलिंग में भुवी, यश दयाल एंड हेजलवुड हमारे 3 पेसर्स थे, एंड इंपैक्ट प्लेयर में सुयश शर्मा थे। इनिशियली रसीक सलाम दर को ट्राई करा था। सब्स्टिट्यूट्स में अगर मैं बातें करूं जो कि यूजुअली ट्राई होते, लिविंगस्टन, अपने मयंक अग्रवाल बाद में आए थे, रसीक सलाम थे, जेकब बेथल थे, नुआन तुषारा एक अंडररेटेड गाय जिनको ज़्यादा चांस मिला नहीं इस साल। बट अगर मैं वही स्ट्रैटेजी पे आऊँ दोबारा, तो यहाँ पे क्लियर कट इम्प्रूवमेंट दिख रहा था। मे बी दिनेश कार्तिक की वजह से, मे बी रजत पट्टीदार, विराट कोहली, द लीडरशिप जो थी, उन लोगों ने रियलाइज करा पिछले कुछ टाइम से कि जब से इम्पैक्ट प्लेयर आया, 2-3 साल हो गए, we must have a batting option at number 8, वरना there's just too much dependency on a top order to fire. वो एक लिबरेशन माइंड में नहीं होता कि मैं खुल के खेलूं, एंड स्पेशली व्हेन यू हैव गाइज लाइक फिल सॉल्ट एट टॉप, तो अगर वो तो दे विल एनीवे प्ले देयर ब्रांड ऑफ क्रिकेट, तो यू नीड दैट बैकिंग डीप डाउन।
वो जब इन लोगों ने फिक्स करा ना, मुझे लगता है बहुत कॉन्फिडेंस मिला इन लोगों को। डेप्थ का इशू सॉल्व करा, फिर इवन मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट जब बीच में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे लिविंगस्टन, वो स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम थी कि इनको रखा जाए टीम में नहीं रखा जाए। उसके जब रोमारियो शेफर्ड गेम तो कहीं ना कहीं उसमें आपको क्लैरिटी मिली कि अच्छा ये बंदा परफॉर्म कर सकता है बॉल के साथ भी बैट के साथ भी। इसी की तरह अगर आप वही क्या नाम था पूरा, रसीक सलामधर का अगर आप देखो, उनका और सुयश के बीच में भी काफी ज्यादा कंपटीशन था स्टार्टिंग में। फिर सुयश को आपने चूज करा, पूरा बैक करा, और उसके बाद आपने देखा क्या रिजल्ट उन्होंने लाके दिया। और स्ट्रेटेजिकली एक और मैं चीज बोलूंगा, और ये एक टिपिकल ट्रेट होता है हर एक चैंपियन टीम का। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।